नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का आज लोकार्पण हुआ है। ललिता घाट से गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए आपत्तिजनक सवालों को तुरंत हटाने की मांग की। सीएम योगी ने यूपी के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दोगुना मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। रविवार को राशन वितरण कार्यक्रम का लखनऊ में शुभारंभ किया गया। कई पार्टियों के नेताओं ने रविवार को लखनऊ के सपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर श्रेय लेने की होड़ लग गई है। आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण हुआ है। ललिता घाट से गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया और गंगा जल से बाबा का अभिषेक भी किया। इस समय पीएम धर्माचार्यों और वरिष्ठ जनों से संवाद करने के बाद में अब आगे के कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंच रहे हैं। वे कुछ देर में कॉरिडोर का लोकार्पण भी कर चुके हैं और लोकार्पण के लिए शुभ मुहूर्त रेवती नक्षत्र में दोपहर 1:37 उन्होंने इसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। वे सुबह 11:15 बजे काशी पहुंचे। 11:15 बजे उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद वे पैदल ही खिड़किया घाट तक गए। यहां से मोदी क्रूज में बैठकर ललिता घाट पहुंचे। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान भी रखा गया है। प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए 5,27,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र को विकसित किया गया है। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन के अवसर पर देश भर से आए हुए 400 संतों, महंतों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं और विशिष्ट लोगों को संबोधित उन्होंने किया। करीब शाम 6 बजे पीएम मोदी गंगा जो आरती है उसमें भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए आपत्तिजनक सवालों को तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को तुरंत इसकी समीक्षा करनी चाहिए। सोनिया ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को माफीनामा भी जारी करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी गलती दोबारा भविष्य में नहीं की जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे आरएसएस बीजेपी की साजिश बताया। राहुल ने कहा कि युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने की साजिश की जा रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि अविश्वसनीय, क्या हम वाकई बच्चों को यह बकवास सिखा रहे हैं। स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार महिलाओं पर इन विचारों का समर्थन करती है, नहीं तो वो इसे सीबीएसई पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करते। सीएम योगी ने यूपी के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दोगुना मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। रविवार को राशन वितरण कार्यक्रम का लखनऊ में शुभारंभ किया गया। इस दौरान कोटे की दुकानों पर लोगों की लाइन लगी थी। हालांकि शुभारंभ के थोड़ी ही देर में सर्वर फेल हो गया। लखनऊ और कानपुर में कई राशन की दुकानों पर सर्वर है वो फेल है। इससे लोगों को राशन लेने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। घंटे भर इंतजार के बाद कई लोग घर की ओर लौट गए। राशन वितरण में भाजपा जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी भी लगाई गई। सुबह से ही जो धारक हैं वो दुकान पर पहुंच गए थे। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की डबल राशन व्यवस्था का लाभ हर जरूरतमंद को मिले। सरकार का यही प्रयास है। पिछली सरकारों में गरीबों के राशन पर माफिया का डाका पड़ जाता था। जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पाता था। सपा सरकार पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि जब वो लोग सत्ता में थे तब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल थी।
कई पार्टियों के नेताओं ने रविवार को लखनऊ के सपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह अंग्रेज डिवाइड एंड रूल के आधार पर शासन करते थे, उसी तरह आज बीजेपी धर्म के नाम पर बांटकर और लोगों को डरा धमका रही है। अब समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी आ गए हैं। 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने यूपी की जनता को हमेशा लाइन में लगवाया है। नोटबंदी में लाइन, खाद के लिए लाइन लगवाई। अब जनता ने मूड बना लिया है। जनता लाइन लगाकर इन्हें बाहर कर देगी। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को लेकर कार्यालय के में अंदर से बाहर तक भीड़ जुटी थी। लोगों को खड़े होने तक के लिए जगह नहीं बची थी। यह देख अखिलेश ने कहा कि इतनी भीड़ अंदर से बाहर तक आ गई है कि जगह नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई बुलडोजर सरकार का ध्यान इधर ना आ जाए। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी ने बसपा छोड़कर सपा की सदस्यता ली। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। कन्नौज के मेरे पहले चुनाव में कुशल तिवारी भी साथ थे। अब समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी टेट का पेपर लीक होने पर कहा कि इस दल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि उन राजनीतिक व शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसना चाहिए जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वरुण गांधी ने कहा कि आखिरकार रसूखदारों पर एक्शन कब होगा। ज्यादातर शिक्षण संस्थान के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर भी वरुण गांधी सरकार के खिलाफ असहज जो स्थिति है वो उत्पन्न कर चुके हैं। अब उन्होंने यूपी टेट परीक्षा रद्द होने के मसले पर भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी वरुण गांधी भाजपा को किसानों के मुद्दों पर कई बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं। वरुण गांधी ने किसान के फसल जलाने पर बीजेपी को घेरा था। उत्तर प्रदेश के किसान श्री समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा ली। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन उन्होंने किया। इसका निर्माण 339 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता देखते ही बन रही है। लेकिन इस बीच काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर श्रेय लेने की होड़ लग गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और पीएम मोदी काशी में कॉरिडोर निर्माण का श्रेय ले रहे हैं, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का फैसला उनकी सरकार में लिया गया था। उनकी कैबिनेट ने इसे पास किया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस दावे को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सिरे से नकार दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान की कोई प्रामाणिकता नहीं है। अगर अखिलेश यादव की कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रस्ताव को पास किया था तो उन्होंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया, अखबारों में क्यों नहीं छपवाया। पहली बात तो उनका दावा झूठा है, और अगर उन्होंने ऐसा पहले किया होता तो उनको वोटों के लाले पड़ जाते।
यूपी की ब्राह्मण राजनीति के बीच गोरखपुर के चिल्लूपार से विधायक और बसपा से निष्कासित विनय शंकर तिवारी आज सपा में शामिल हो गए हैं। उनके भाई कुशल तिवारी भी लखनऊ में सपा की सदस्यता उन्होंने ले ली है। विनय शंकर तिवारी की नजर में अखिलेश विकास का चेहरा है। विनय और कुशल पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। भाजपा की सरकार बनते ही बाहुबली के खिलाफ 22 अप्रैल 2017 को योगी सरकार ने उनके घर तिवारी हाता पर जांच बैठा दी थी। गोरखपुर के आला अधिकारी 22 रिमांडर उन्होंने दिए थे और फिर भी जांच 2 साल से अधिक समय से पेंडिंग रही। कोई अधिकारी विवेचना की हिम्मत नहीं जुटा सका था। लखनऊ में सपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करने के बाद विनय शंकर तिवारी ने कहा कि योगी सरकार केवल वादों पर चल रही है। जब तक अखिलेश यादव का दोबारा उन्हें बागडोर नहीं मिलेगी तब तक विकास नहीं होगा। बुलडोजर और ठोको नीति वाली सरकार को खत्म करना होगा। ट्वीट करते ही ये सरकार जेल भेज देती है। हमारा पूरा परिवार सपा में शामिल हो गया है। 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव सीएम होंगे। इस दौरान हरिशंकर तिवारी के भांजे व पूर्व सभापति विधान परिषद गणेश शंकर पांडे ने भी सपा की सदस्यता ली। जयपुर की रैली में राहुल गांधी के भारत को हिंदुत्व का राज्य बताने और हिंदुत्व के बयान पर विवाद गहरा गया है। बीजेपी के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी सहित कई नेताओं ने बयानों के बाद रविवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई देने के अंदाज में ट्वीट किया। ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान के बाद ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदुत्व के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब वे बहुसंख्यक वाद की फसल काटना चाहते हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाने का सेकुलर एजेंडा है। वह भारत सब भारतीयों का है, अकेले हिंदुओं का नहीं है। भारत सभी मतांतरों को मानने वालों का है और किसी का नहीं। मानने वालों का भी देश में सम्मान होना चाहिए। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदू वाले बयान पर सफाई के टोन में ट्वीट किया। गहलोत ने लिखा कि सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा और सहिष्णुता को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुत्ववादी हिंसा और घृणा फैलाते हैं। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में यही अंतर है। कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर अब राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है। 3 साल से खाली बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर भी विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर भी इसकी सप्ताह फैसला होने के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण यह काम अटक गया था, जिसे अब फिर से गति मिलने के आसार है। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ है। इसी के आसपास संसदीय सचिवों की नियुक्ति के साथ बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कई विधायक नाराज हैं। उन्हें अब बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाकर या संसदीय सचिव बनाकर राजी किया जा सकता है। बसपा से कांग्रेस में आए 5 में से 3 विधायकों को खाली पड़े वार्डों में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 1 से 2 को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। सरकार बने 17 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। बोर्ड निगमों और आयोगों में अध्यक्ष सदस्यों के पद 3 साल से खाली चल रहे हैं। इसमें नेताओं को अध्यक्ष सदस्यों के खाली पदों पर एडजस्ट किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, RTDC, राजस्थान राज्य बीज निगम, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, लघु उद्योग विकास निगम, बुनकर सहकारी संघ, मेला विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और सदस्य सेंटर फॉर डेवलप ऑफ वॉलंटरी सेक्टर का पद खाली है। हरियाणा निवास में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। सीएम के उपायुक्त के साथ 15वीं बैठक थी। बैठक में मंत्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री कमलेश टाडा, मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, ये अच्छी बात है। किसानों के साथ मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है। जिन मृतकों के नाम हैं उनकी वेरिफिकेशन का काम पूरा किया जा रहा है। मुकदमों को लेकर डीसी और एसपी रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद केसों को वापस लेने की जो कोर्ट में प्रक्रिया है उसे अपनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेट और परीक्षा की व्यवस्था को भी जांचा गया है। कुछ उम्मीदवारों को शिकायत थी कि एक ही दिन 2 परीक्षाएं हैं। जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं 2 हैं वह एक ही सेंटर पे होगी, जबकि जिन उम्मीदवारों की एक परीक्षा होगी उनके लिए अलग सेंटर होंगे। इसकी व्यवस्था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने की है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो मेरा पहले जवाब था
वही जवाब अब है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश के सभी उपायुक्तों और मंडलायुक्त की बैठक बुलाकर उनके काम का रिव्यू किया गया है। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले यह बैठक महत्वपूर्ण है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में हर घंटे कोरोना संक्रमित मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। खतरा पटना में सबसे अधिक बढ़ गया है। राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण को लेकर अलर्ट नहीं रहे तो संक्रमित हो सकते हैं। इसमें शहर की एजी कॉलोनी प्रमुख है, जहां सबसे अधिक एक्टिव मामले मिले हैं। बिहार में एक दिन में 23 मामले आने के बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या 81 हो गई है। 23 नए मामलों में पटना में सबसे अधिक 13 नए मामले आए, जबकि बेगूसराय में 2 मामले मिले हैं। दरभंगा में 1 नया मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में भी 2 नए मामले सामने आए। पटना के बाद सीतामढ़ी और सबसे अधिक 3 मामले यहां पर सामने आए हैं। सुपौल में 1 नया मामला सामने आया, जबकि बाहर से आने वाला एक युवक संक्रमित पाया गया। दिसंबर के 12 दिन में 97 नए संक्रमितों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद को उड़ा दिया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तेजी से बढ़ रहे मामलों से हड़कंप मच गया है। पटना में एक्टिव मामलों की तेजी से बढ़ गए हैं। बिहार में 81 एक्टिव मामले हो गए। वहीं रविवार को 2,22,000 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें संक्रमण का मामला बढ़ने से जांच भी बढ़ा दी गई है। रिकवरी रेट भी संक्रमण बढ़ने के कारण घट रही है। अब बिहार में रिकवरी रेट 98.32% रह गई है। प्रदेश के नगरीय निकायों में 45,000 से ज्यादा नक्शे पेंडिंग हैं। लोगों को मकान बनाने में हो रही परेशानी को देखते हुए अब इन सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को 15 दिन के भीतर संबंधित विभागों के साथ बातचीत कर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा है। विभागीय अफसरों के मुताबिक 15 साल से इस सिस्टम में लीकेज था। मकान का नक्शा पास कराने में 3 अलग अलग विभागों की भूमिका होती थी, इसलिए मकान बनाने वाले लोगों को इन विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों को इनके लिए महीनों, कई बार तो सालों के चक्कर भी काटने पड़ते थे। लगातार बढ़ती पेंडेंसी के कारण सरकार तक नक्शा पास कराने को लेकर हो रही परेशानी की शिकायतें पहुंच रही थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक नगरीय निकाय क्षेत्रों में हर साल लगभग 80,000 नक्शे पास करवाने के आवेदन आते हैं। इनमें से लगभग 30 से 35,000 नक्शे ही पास किए जाते हैं। शेष किसी न किसी आपत्ति के कारण पेंडिंग रह जाते हैं। बताया गया है कि सरकारी अमले के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण ही आपत्तियां लगाई जाती थी। सर्वाधिक आपत्तियां रायपुर नगर निगम में हैं, जहां पर 2-2 साल पुराने प्रकरण लंबित हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में रविवार रात चोर मेट्रो लाइन का पावर केबल ही चोरी करके ले गए। इस वजह से सोमवार सुबह नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 61 के बीच ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित चल रही हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 दिसंबर की सुबह 8:53 पर ट्वीट करके जानकारी दी कि ब्लू लाइन की सर्विस थोड़ा लेट चल रही है, बाकी लाइनों पर सर्विस ठीक है। हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई। जानकारी करने पर पता चला है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच केबल रविवार रात चोरों ने चुरा ली। इसके तहत ब्लू लाइन मेट्रो पर ट्रेन सेवाएं सोमवार सुबह से प्रभावित है। आपको बता दें कि नोएडा जो है गाजियाबाद को जोड़ती है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर 21 के बीच कुल 50 मेट्रो स्टेशन है। डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान जारी करके यह नहीं बताया कि सेवाएं कब तक सुचारू होंगी। सत्यवीर सिंह नामक यात्री ने ट्वीट करके लिखा कि आज ब्लू लाइन पर मेट्रो देरी से चल रही है। बोटेनिकल से लेकर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ से अभिषेक जय सिंह ने कहा कि हाफ डे लग गया है आज ऑफिस में, कि आज ब्लू लाइन की देरी की वजह से आज ऑफिस पहुंचने में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है।
शिवसेना सांसद प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। शिवसेना सांसद के खिलाफ 9 दिसंबर को भाजपा की महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को केस रजिस्टर्ड कर लिया है। दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपनी शिकायत में मराठी न्यूज चैनल को दिए गए संजय राउत के इंटरव्यू का हवाला दिया था। राउत का इंटरव्यू 9 दिसंबर को 2 टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ था। दीप्ति ने आरोप लगाया कि इंटरव्यू में राउत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और पूरे इंटरव्यू में राउत ने आपत्तिजनक शब्द का 4 बार इस्तेमाल किया है। दीप्ति रावत भारद्वाज ने शिकायत दर्ज कराते वक्त टीवी चैनल की क्लिप भी पुलिस को सौंपी। इसी वीडियो क्लिप की जांच के लिए बाद राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली थाने में आईपीसी की धारा 500 और 500 के 9 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली में खेती के 3 काले कानूनों के खिलाफ जंग जीतकर हरिमंदिर साहिब शुक्राना करने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत का जालंधर पहुंचने पर बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारी भीड़ के बीच परागपुर में बनाए गए पंडाल में उन्हें पहुंचाया गया। यहां किसानों को मिठाई के साथ बाल्टियां भर बादाम भी बांटे गए। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह जीत आमजन के सहयोग से ही संभव हो पाई है। हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने अनेकता में एकता का परिचय देते हुए अहंकार को सिर झुकाने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि खेती कानून को रद्द करवाने की जीत सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि सभी की जीत है। किसान आंदोलन के कारण टोल प्लाजा बंद रहने और अब खुलने पर घाटा पूरा करने के लिए बढ़ाए जा रहे रेट। टिकैत ने कहा कि अभी सरकारें समझ लें कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनका हल होना अभी बाकी है। यदि टोल प्लाजा के रेट जैसा कि बताया जा रहा है कि 40% तक बढ़ाए जा रहे हैं, इन रेसों में अगर बढ़ाए गए तो दोबारा फिर से टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गेहूं और धान के रेट जैसे 2-2.5% बढ़ाती है, उसी तरह से टोल प्लाजा के रेट भी बढ़ने चाहिए। आमजन के साथ धक्केशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रेट ज़्यादा बढ़े तो अगले आंदोलन झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। तो रुक रहा है छोटे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।